नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आक्रोश पर अग्निपथ आप देख रहे हैं। सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम का एक तरफ जहां भारी विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब गरमा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि फौज पर रहम कीजिए। ओवैसी ने पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि पीएम मोदी, आपका तपस्या में फिर से कमी रह गई है। टीवी पर वापस आइए और तोड़ भर्ती स्कीम को जल्द वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर तो रहम कीजिए। इधर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। आरजेडी ने कहा कि नई अग्निवीर की जो भर्ती अभी शुरू भी नहीं हुई है और वो खुशी में अग्निवीरों ने नवादा, बिहार और भाजपा कार्यालय में अग्नि यानी कि आग लगा दी है, जो कि खेदजनक है। तो अग्निवीरों में इतनी आग है, इसका अंदाजा तो अग्निपथ योजना के निर्माताओं को भी नहीं लगा होगा। तो आक्रोश पर किस तरीके से अग्निपथ है, अब अग्निवीरों पर किस तरीके से सियासत शुरू हो गई है, उसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। विरोध के बावजूद अग्निपथ पर किस तरीके से सरकार जो है वो अब काम लेगी और क्या विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी से नेता अभय प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में कांग्रेस से अश्विनी हांडा जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अभय प्रताप सिंह जी आपसे ही है। यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की जाती है युवाओं के लिए। पहले ये कहा जाता है कि ये सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। अब एक स्कीम यहाँ पर सरकार लेके आई है, उसके बाद युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह तोड़फोड़ देखने को मिल रही है और सरकार को भी घेरा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है। सेना में जाने का जो जज्बा रहता है, युवाओं को एक अवसर मिलने जा रहा है। इसका युवाओं को गलत तरह से इसको पेश किया जा रहा है। भारतीय सेना की सारी भर्तियां इसके बाद जो 15 साल की आयु की 35 साल तक के लिए होती है, वो यथावत रहने वाली है। ये अग्निवीर देश के युवाओं को एक नया मौका है कि वो देश की सेवा कर सकते हैं। और उसकी आयु भी अब उन्होंने 17 से 23 साल कर दी है। पूरे जो उनको कैजुअलिटी पर जो राशि है वो दी जाएगी। कोई इंजरी होती है तो वो दी जाएगी। 11-12 लाख रुपए उनको उसके बाद भी दिए जाएंगे। 25% लोगों का उसमें से समायोजन आगे किया जाएगा और 75 जो रह जाएंगे उनको भी मंत्रालय में तो सर पर इतनी बातें क्यों, इतना तोड़फोड़ क्यों, जब ये योजना इतनी अच्छी है और युवाओं जो है, छोटे बच्चे भी नहीं है, वो वही युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी इस तरीके की आगजनी और की जा रही है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम जो हमारी पुलिस विभाग है उसमें हम इनको जो है मौका देंगे। और मंत्रालय ने, माननीय गृह मंत्री रक्षा जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि मंत्रालय और कई विभाग भी उनको प्राथमिकता देंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जो है साफ किया है। तो इन सभी लोगों ने जब बताया है कि इन सभी चीजों में उनको मौका मिलेगा और वो जब 4 साल बाद सेना में अपने अनुशासन के साथ, अपनी शारीरिक क्षमता के साथ लौटेंगे तो उससे लाभ ही होगा। चलिए अश्विनी हांडा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से नवयुवक और पूरा जो युवक समुदाय है वो पूरा सड़कों पे है। पहले तो मैं इनसे अपील करना चाहूंगा कि इस तरीके का उपद्रव करना ठीक नहीं है देश के लिए भी, और जो लोग सेना में जाना चाहते हैं उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। सरकारी प्रॉपर्टियों का जो है वो नुकसान करना शोभा नहीं देता है। किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को शोभा नहीं देता है। मैं इनसे अपील करूंगा कि इस तरह का उपद्रव रोककर आप एक कोई ऐसा ह्यूमन चेन या उस तरह की कोई ऐसी विरोध व्यक्त करें ताकि उससे मैसेज भी अच्छा जाए और आप जिस भर्ती को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है उसको जो है वह आप रोक पाए और उसको बदला पाए। और हमारी अपील रहेगी भारत सरकार से कि नौजवानों की जो है वो मंशा को देखते हुए भारत सरकार इस फैसले को वापस ले। इतनी अच्छी सोच है तो फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा,
गहलोत जी भी सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं ये युवाओं का समर्थन क्यों कर रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, ये एक अंशुल जी, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीरों की जो भविष्य को अग्निकुंड में डाल दिया है। कैसे? सबसे बड़ी बात है, कैसे आज डाल दिया उनके सर? भविष्य को, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उन लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा और वह जो है वह किसी दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी में जाकर वो काम काज कर सकेंगे। ठीक है। जो लोग इससे निष्कासित होंगे तो उनको तो निष्कासित वीर कहा जाएगा, बाद में लोगों इनको चढ़ाएंगे। कौन कहेगा सर निष्कासित वीर? वो 4 साल देश की सेवा करके आएंगे। और एक छोटा सा सवाल, अच्छा मेरा बताइए, हाँ, एक छोटा सा सवाल मेरा, अश्विनी आंडा जी, जी, एक छोटा सा सवाल। जब बच्चा 12वीं पास होता है तब उसकी उम्र 17 से 18 साल होती है ना? बिल्कुल। उसके बाद में वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिसके लिए अगर वो किसी डिग्री को हासिल कर रहा है तो 3 से 4 साल उसको लगते हैं। अगर वो MBBS कर रहा होता है तो 5 साल उसको लगते हैं। तो ये 3 से 4 साल अगर बच्चा, जो ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरी सरकार ने किया है, जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वो ही आवेदन इसमें करेंगे, ये भी प्रावधान दिया गया है। तो जब बच्चा, जिनको जाना होगा वो वहां जाएंगे। अब 3-4 साल आप कॉलेज कर लें या आपकी ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद में जिसको नहीं जाना है वो नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर हम बेरोजगार कब होते हैं? जब हम डिग्री लेने के बाद में घूम रहे होते हैं। यहाँ तो सरकार दे रही है ना, निधि भी दे रही है उन्हें। अंशुल जी, सबसे बड़ा जो विरोधाभास लोगों में ये है और परेशानी ये है, भारत सरकार समझा नहीं पा रही है। जब आप इनको 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 4 साल का इनका कार्यकाल होगा, तो जब इनको जो लोग सिलेक्ट होंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे, 25% इन्होंने वादा किया है। तो जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको तो निष्कासित ही किया एक तरह से। सर 11 लाख की राशि देने के बाद निष्कासित कर रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं 11 लाख की राशि से। तो उनको देखिए, सुन लीजिए, जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जिनके मन में ये शंकाएं हैं। भारत सरकार को उनकी शंकाओं को जो है वो उस पर विचार करना चाहिए। युवाओं की ये शंकाएं हैं कि जब इनको पोस्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा और कुछ को आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो ये एक किस्म से जब नौकरी मांगने जाएंगे तो इनको निष्कासित गिना जाएगा, इनको निष्कासित वीर गिना जाएगा। ये सबसे बड़ी शंका है। और दूसरी बात यह है कि जब भारत सरकार के पास 62,29,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो भारत सरकार उनको क्यों नहीं भरती है? ठीक है। अश्विनी आंडा जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे भी हम जान लेंगे कि ये जो योजना है वाकई में विरोध करने लायक है कि नहीं। अमरदीप सर, ये जब यहाँ पर जो बात अभी की जा रही है, दोनों ही पार्टियों को हमने सुना है, दोनों ही पार्टियों ने बात यहाँ पर कही है, लेकिन सवाल मेरा भी आपसे यही है कि अगर हम UG कोर्स करते हैं या उसके बाद हम आगे जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास में कोई गारंटी नहीं होती कि हमें जो कॉलेज है वो प्लेसमेंट के जरिए में नौकरी देगा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो UG कोर्स करने के बाद 8 या 10 हजार रुपए की नौकरी भी बमुश्किल उन्हें मिल पा रही है। कोविड के बाद में वो भी मुश्किल हो गया। यहाँ पर सरकार की ये योजना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो एक ट्रेंड बना है पूरे देश में कि सरकार कोई भी योजना इंप्लीमेंट करे, कोई भी योजना लाए, उसका विरोध करना है, उसको उसके प्रोज एंड कॉन उसको देखना ही नहीं, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है उसको देखना ही नहीं है। जैसे ही योजना आई तुरंत दे आर रेडी टू प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी ऐसा नहीं, एक प्रोटेस्ट होता है नॉर्मल प्रोटेस्ट, आप अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं आप उनको लिखिए, कोर्ट से थ्रू जाइए, प्रधानमंत्री सुनने को तैयार है, आप उनसे दंगा फसाद आगजनी। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, इसमें नथिंग ग्रेट। जैसे चाहे वो CA हो, चाहे कोई, मतलब मैं तो एक किसान कृषि बिल थे उनके ऊपर भी हंगामा। अल्टीमेटली एम क्या है कि आप इन्हें वापस ले लो, और कुछ नहीं कि आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उसको वापस ले लो, दैट इज द एंड। नाउ अभी तो बात कर रहे थे हाना साहब कि वो निष्कासित किए जाएंगे। निष्कासन वर्ड जो है वो ठीक नहीं है। निष्कासन का मतलब होगा कि आप, यदि कोई आपकी टर्म रखी गई है उससे पहले आपको आउट कर दिया जाए। सपोज आपकी 4 वर्ष की इसमें अवधि रखी गई है, यदि 2 वर्ष में ही आपको इंडिसिप्लिन के कारण यदि आउट कर दिया जाता है तो वो होता है निष्कासन। या आपको किसी और कारण से, जब आपकी टर्म ही रखी गई है, ग्रेजुएशन की 4 साल रखी गई है कि भैया 4 साल आप यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे और आप में से जो बेस्ट होंगे, वी विल अप्रूव देम फॉर द फर्दर सर्विस।
आप कहीं भी अप्रेंटिस करते हैं, आपने सपोज मैं इसी लेवल की बात करता हूँ, ITI कर लिया आपने, देन यू गो फॉर अप्रेंटिस जॉब एट वेरियस फैक्ट्रीज और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। क्या अप्रेंटिस करने के बाद क्या गारंटी होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको 100% एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा? कुछ में से कुछ परसेंटेज होती है जिनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि भैया आपको 4 वर्ष के लिए रखा जाएगा, 4 वर्ष में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जो भी फौज का जो माहौल है उसमें आपको सेवा करने का मौका दिया जाएगा, आपको ग्रूम किया जाएगा, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक सिविलाइज्ड नागरिक को रहना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देके उसमें से जो बेस्ट 25% होंगे या 20% होंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनों को हम फौज में रखेंगे, बाकी आपको दूसरी जगह वरीयता मिलेगी, चाहे वो CRPF हो चाहे स्टेट पुलिस हो, सब जगह। लेकिन सर आपको बहुत वरीयता सारे मिलेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हम 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर हम बाहर आते हैं तो हमारे लिए तो कोई स्ट्रीम बचेगी ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? आप भी फौज का ट्रेन आदमी, फौजी एक ऐसा होता है हु कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मींस एनीथिंग। ये बिकम सो हांडा जी मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हांडा जी को तो अभी पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए कितने फौजी हैं और अच्छे लेवल पर हैं वो। और उसमें खाली मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑफिसर्स ही हैं, जवान भी हैं, जवान लेवल पे भी बहुत आगे आगे पहुंचे हुए हैं जो जवानों ने किया। तो कोई ऐसा फील्ड बता दीजिए जहाँ पे फौज की ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी नहीं है और दे आर नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर एट बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं। तो कहने का, अब तो दूसरे वो डिसिप्लिन सोल्जर्स बाकी डिपार्टमेंट को मिलेंगे। पुलिस में क्या, यदि वो फौज का ट्रेंड आदमी फौज के लिए पुलिस के लिए फिट नहीं होगा, या CRPF के लिए फिट नहीं होगा, BSF के लिए फिट नहीं होगा, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं होगा। आज आप जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, सारे के HR डिपार्टमेंट, सारा वहाँ का सिस्टम जो है मैक्सिमम फौजी संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी ने बिल्कुल तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि एंड देश को एक बड़ी मैन पावर मिलेगी जो कि वेल ग्रूम, वेल डिसिप्लिन होगी, बिल्कुल, जो आपको किसी भी इवेंचुअलिटी में व्हेनेवर यू रिक्वायर यू जस्ट कॉल देम, दे आर रेडी। चलिए, आपको ट्रेन मैन पावर मिल रही है, ठीक है, तो इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। बीजेपी से मेरा सवाल है, अभय प्रताप जी, यहाँ पर हमने बातचीत तो की, अब यहाँ पर हमने कांग्रेस का पक्ष भी जाना, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी है, उनका भी पक्ष जाना, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि मोदी सरकार ने ये जो स्कीम लेकर आई है उससे उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं हिल सकती है, क्योंकि जब जब वो आए हैं हर साल कोई ना कोई नई लेके आए हैं, चाहे नोटबंदी हो या CA NRC हो, इन सब को लेकर हमेशा दंगे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है। 40 से 45,000 युवाओं को हर वर्ष मौका मिलने वाला है। इसको गलत, तो युवा ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं ना सर? नहीं, वो तो गलत, उनको गलत, उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है उनके सामने। हाँ। किसी 17 साल की आयु में 4 वर्ष के लिए आपको शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपको पूरी सेना की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसके साथ साथ आपको 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह भी दिए जाएंगे और आपको 4 साल बाद 12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और उसके अगर आप अच्छे उसमें निकलते हैं तो 25% लोगों को आगे जाने का अवसर भी दिया जाएगा। सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। ये तो केवल क्योंकि बाकी राजनीतिक दल जो अपने केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, युवाओं को बहका रहे हैं। 15 साल आयु वाली NDA, CDS, कितने भी एग्जाम जो सेना के हैं यथावत रहने वाले हैं, उनकी भर्तियां यथावत होने वाली हैं। इसलिए सेना में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये युवाओं को एक और अन्य मौका, एक अलग से मौका दिया जा रहा है। सर, इसमें धांधली नहीं होगी क्या? जब 75% जो युवा वहां से जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी ये भी प्रदर्शन करेंगे कि हमें भी नियमितीकरण कर दी जाए, जिस तरीके से और भी जगह पर हो रही है। तो होगा ना, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि पुलिस में हम उनको प्राथमिकता देंगे। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि कई मंत्रालय उनको अपने प्राथमिकता देंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें देंगे। उनको तो आगे बढ़ने के और रास्ते खुल जाएंगे, जो वहां नहीं हो पाएंगे वो आगे जा सकते हैं, दूसरी जगह उनको उसका लाभ मिलेगा। उससे फायदा होने वाला है, युवाओं का भविष्य खुलने वाला। देश सेवा का जो जज्बा रहता है वो देश सेवा करके आएंगे, तो एक अलग ही वो नागरिक बनकर भारत में देश में रहेंगे। उसमें बहुत बड़ा एक देश में युवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा उससे। ठीक है, अश्विनी आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मेरा प्रश्न जो है वो त्यागी साहब से है कि त्यागी साहब ये बताएं सर कि मेरे 2-3 जो है वो प्रश्न है, उसके बारे में आशा करता हूं कि आप जवाब देंगे और युवाओं को भी इसका जानने में जो है वो थोड़ी आसानी होगी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जब आपने कहा कि 30,000 महीना सैलरी होगी, उसमें पीएफ जो है वो 30% कटेगा, तो लगभग 20 से 21,000 रुपया जो है उसके हाथ में आएगा, एक सिपाही के हाथ में। सिपाही से ऊपर ये रैंक के लिए नहीं है। और उसके बाद अगर वो बॉर्डर पे जाता है, वो वहां पे शहीद जो हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगा, क्या उसकी सिक्योरिटी है? ये दूसरा प्रश्न है मेरा। और तीसरा प्रश्न ये है सर कि जब आर्मी के अंदर इस तरह से कोई 4 साल काम करके लाखों रुपया ले जाएगा, तो क्या सेना का जो परमानेंट सिपाही है या सेना का एक ऑफिसर है, उसके मनोबल नहीं गिरेगा कि एक आदमी आया और उसने 6 महीने में ट्रेनिंग ली, 4 साल उसने काम किया और लाखों रुपया लेके वो रिटायर हो गया, तो इससे क्या हमारी सेना का मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ये प्रश्न है और ये लोगों के भी प्रश्न है। ये जो नीति है ना, ये मुझे लगता है ठीक है सर, ले लेते हैं जवाब, ले लेते हैं। प्रश्न का जवाब, आपका पहला प्रश्न है कि उसको जो है 11 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट, 11,71,000 रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट पे। अच्छा, पहली तो बात, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये पॉलिसी जो है या ये जो सिस्टम है, दिस इज वॉलेंटरी सिस्टम। यदि किसी को ये सुटेबल नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, मत जाओ। आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, आप बीए बीएससी जो आपने करना है, पॉलिटेक्निक करना है, वो कर लीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते तो मनरेगा आपकी पॉलिसी है, मनरेगा पे आप मजदूरी कर लीजिए, यदि आपको ये सुटेबल नहीं लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, इट इज ओपन फॉर ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि 17.5 साल की उम्र में वो ज्वाइन कर रहा है या 18 साल का ज्वाइन कर रहा है, और उसको तकरीबन 21,000 रुपया पहले साल में, अगले साल में 23,000 रुपया महीना, उसके तीसरे साल में आपको करीब 25,000 रुपये महीना, और लास्ट में जिस साल रिटायर हो रहा है चौथे साल में उसको 28,000 रुपया महीने तकरीबन मिल रहा है। आप ये बताइए, जो बच्चा 4 साल की इंजीनियरिंग करता है या फर्जी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो खुले हुए हैं वहां से, जिसको इंजीनियरिंग का ई पता नहीं होता है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है और कितनी नौकरियां उसके लिए अवेलेबल है? आपको फौज आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको पढ़ा रही है, आपको ग्रेजुएशन करा रही है और आपको पैसे भी दे रही है, और फिर आपको उसकी प्रायोरिटी मिल रही है आपकी दूसरी सर्विसेज में। आपने कॉलेज में, स्कूल में एनसीसी ज्वाइन किया था कभी? एनसीसी देखा होगा कि एनसीसी होता है, कैडेट कोर्स। मेरी बात सुनिए, वो आप बच्चे एनसीसी ज्वाइन किस लिए करते हैं? बिकॉज दे आर बीइंग ग्रूम्ड, दे आर बीइंग ट्रेन्ड, बहुत हल्का सा, और उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं। उन सर्टिफिकेट की भी प्रायोरिटी उनको सर्विसेज में मिलती है, और यहाँ तो वो 4 साल फौज का ट्रेन सोल्जर है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी। और सर, इनका सवाल ये भी था कि अगर वहां पर शहीद हो जाते तो फिर इसकी प्रायोरिटी कौन ले रहा है? ये उसके लिए तो 48 लाख का बीमा, उनका निःशुल्क बीमा है। नहीं रे, बीमा कंपनियों की हालात देखिए सर आज आपने। और माय डियर सर, आपने वो जो पॉलिसी आई है वो शायद पढ़ी नहीं है। फिर उसमें आप देखिए, इसमें निःशुल्क उसका इंश्योरेंस है। पॉलिसी पढ़ने के बाद ही एक क्वेश्चन मैंने पुट किया आपके सामने, जो इसमें ड्रॉबैक है। और देखिए, भारत सरकार को इस तरह का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है सेना के ऊपर? आप ऐसा फील्ड चुनिए ना जिसमें आप ट्रेनिंग दे सके, और सेना के ऊपर आप इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ अरे हालांकि साहब, ये प्रयोग नहीं है, आप ये समझिए। नहीं, ये तो खुद सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। फौज को 25% लोग ही चाहिए, लेकिन उन्होंने 100 लोग लिए, उसमें से 100 के पिछले 2 साल से जो है सेना ने भर्ती नहीं की है आपके पास। अरे भाई साहब, आपके पास साहब, फौज कोई रोजगार का धंधा नहीं है, रोजगार देने के लिए ये रोजगार का धंधा बन रहा है। नो, यही तो हमारा कहना है कि ये रोजगार का धंधा बन रहा है। ये मनरेगा, सेना को आपने मनरेगा बना रहे हैं आप। देश के लिए मरने मिटने वालों के लोगों के लिए है, वहाँ पे हम नहीं पहुँचते। मेरी आपकी है, इसके ऊपर ये भारत सरकार जो है ये उन अपने मित्रों बिजनेस सेक्टरों के प्रयोग के लिए ये प्रयोग कर रही है, जिनको बड़े बड़े जिन्होंने एयरपोर्ट लिए हैं,
और उसके बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनका इस्तेमाल जो है वो सिक्योरिटी में किया जाएगा उन धरना सेटों के लिए। इसके पीछे की नियत ये है। उन युवाओं की चिंता कीजिए जो पॉलिटिशियन के पीछे दिनचर्या में घूमते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, ये खत्म हो जाती है उनकी। ये जो प्रयोग जो है वो उन मित्रों के लिए किया जा रहा है और युवाओं का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि उन धरना सेटों का जो एयरपोर्ट पे जिन्होंने बड़े बड़े एयरपोर्ट ले रखे हैं उनको सिक्योरिटी की किल्लत हो रही है, उनको प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से भारत सरकार जो है वो सरकारी खर्चे पर इनको तैयार करना चाहती है और 4 साल के बाद उन धरना सेटों के समर्पित कर देगी सिक्योरिटी के लिए। ये इसके पीछे की मंशा है। देखो, यदि दिमाग में भरा हुआ है कुछ ऐसा जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जिसमें ये विरोध ही करना है और ये कहना है कि देखिए सेना के साथ ये प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। सेना के साथ इस तरह का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चलिए ठीक है हांडा जी, ठीक है हांडा जी, ठीक है हांडा जी, सुनेंगे हांडा सर, 1 मिनट सुनेंगे। फौज को 25 लोग चाहिए, लेकिन वो 100 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। 100 लोगों को 4 साल ट्रेन करेंगे, उसमें से जो बेस्ट 25 होंगे उनको लेंगे, बाकी दूसरी सर्विसेज के लिए सेवा निवृत्त कर देंगे, निष्कासित नहीं करेंगे। सर मेरा ये प्रश्न है कि ये सिर्फ प्रयोग जो है वो भारत सरकार के जो मित्र हैं अडानी है ना, देखिए ये अडानी की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सारा खेल। चलिए ठीक है अश्विनी हांडा जी, अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो यहाँ पर चर्चा खत्म ही करनी पड़ेगी। अडानी अंबानी आज के नहीं है, बहुत पहले से। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है अश्विनी हांडा जी। हवाई अड्डे तो उन्होंने अभी ठेके पे लिए है सर, इसके लिए उनको सिक्योरिटी की कमी पड़ रही है और भारत सरकार उनको सरकारी ऐसा अश्विनी हांडा जी ऐसा लग रहा है उनकी सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा चिंता आपको हो रही है कि कहीं ना कहीं वहां जाके उनको सिक्योरिटी के लिए ना रहना पड़े। चलिए ठीक है, समय की देखिए अंशु जी, ये देश के सामने सबसे पहला सवाल ही मैंने सर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बेरोजगार युवा है जिसके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई है। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो अच्छी स्कीम का आप पालन करवाइए, उनको समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है। ये बयान सबसे पहले मैंने ही दिया है। देश के युवाओं के बारे में चिंता सबसे पहले कांग्रेस ने की है और सबसे पहला बयान मेरा ही चला है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात तो खैर मानते नहीं है, समय हमारे पास में बहुत कम है। आप तीनों ने ये समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम का एक तरफ जहां पर विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। अब ये सियासत गरमा गई है, युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, ये कब थमेगी और इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे और इस योजना का आगे जाकर क्या कुछ होगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।